नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का समाचार प्लस ओटीटी पर और मैं हूं आपके साथ मीखा। चलिए रुक करते हैं देश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने दिल्ली की कथित लाल किला कार बम धमाका मामले में बड़ा खुलासा करने का दावा किया है। आपको बता दें कि एजेंसी ने 7,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल करते हुए 10 आरोपियों को नामजद किया है। जांच के मुताबिक ये हमला एक सुनियोजित आतंकी साजिश का हिस्सा था, जिसमें 11 लोगों की मौत हुई थी और कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। चार्जशीट में दावा किया गया है कि आरोपी कथित तौर पर अंसार गजवत उल हिंद नामक संगठन से जुड़े थे, जिसे अल कायदा से प्रेरित बताया गया है। एनआईए के अनुसार मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर उल नबी की धमाके में ही मौत हो गई थी। जांच में सामने आया कि साल 2022 में श्रीनगर में गुप्त बैठक कर संगठन को दोबारा सक्रिय करने और ऑपरेशन हेवनली हिंद के तहत बड़े आतंकी हमलों की साजिश रची गई थी। एजेंसी का कहना है कि आरोपियों का मकसद देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाना और कट्टरपंथी शासन लागू करना था। जांच में ये भी सामने आया कि बाजार में आसानी से मिलने वाले रसायनों से TATP जैसे विस्फोटक तैयार किए गए, जिनका इस्तेमाल कार बम में किया गया था। दिल्ली, हरियाणा और जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में छापेमारी कर सबूत भी जुटाए गए हैं। एजेंसी का दावा है कि आरोपी ड्रोन और रॉकेट के जरिए भी हमलों की तैयारी कर रहे थे। फिलहाल इस मामले में 11 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है, जबकि अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। बिहार के 6 जिलों में आज गुरुवार की शाम सिविल डिफेंस की ओर से ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल की जाएगी। इस अभ्यास का मकसद हवाई हमले या किसी भी आपदा स्थिति के दौरान प्रशासन और आम नागरिकों की तैयारियों को परखना है। प्रशासन ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे तय समय पर सहयोग करें और घबराएं नहीं, क्योंकि ये केवल सुरक्षा तैयारियों की जांच के लिए किया जाने वाला अभ्यास है। ये मॉक ड्रिल शाम 7 बजे से 7:15 तक चलेगी। इस दौरान पटना समेत 6 जिलों में बिजली आपूर्ति पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। सड़क, घर, बाजार और सार्वजनिक जगहों पर अंधेरा रहेगा। प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि सायरन बजते ही लोग अपनी जगह पर सतर्क रहें और निर्धारित निर्देशों का पालन करें। इस दौरान सड़कों पर चल रही गाड़ियों को भी रोक दिया जाएगा, ताकि इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम की जांच हो सके। ये मॉक ड्रिल पटना, किशनगंज, बेगूसराय, पूर्णिया, अररिया और कटिहार में आयोजित की जाएगी। इन जिलों में सिविल डिफेंस, जिला प्रशासन, पुलिस और अन्य आपदा प्रबंधन एजेंसियां मिलकर ये अभ्यास करेंगी। इसका मकसद ये देखना है कि किसी हवाई हमले या आपदा की स्थिति में प्रशासनिक तंत्र कितनी तेजी और प्रभावी तरीके से काम कर सकता है। पटना में इस मॉक ड्रिल की विशेष तैयारी की गई है। यहाँ करीब 100 जगहों पर सायरन बजाया जाएगा। चुनाव आयोग ने SIR के तीसरे फेज का ऐलान कर दिया है। इसमें 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में SIR किया जाएगा। इसमें दिल्ली भी कवर होगा, जिसका फाइनल इलेक्टोरल रोल 7 अक्टूबर 2026 को सामने आएगी। SIR का तीसरा चरण पूरा होने के बाद हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़कर पूरा देश इसके दायरे में आ जाएगा। मतलब इन तीनों जगहों को छोड़कर बाकी पूरे भारत में SIR पूरा हो जाएगा। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के मुताबिक हिमपात वाले क्षेत्रों में मौसम की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में SIR का कार्यक्रम बाद में तय किया जाएगा। चुनाव आयोग के मुताबिक तीसरे फेज में ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुर, दमन दीव, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, तेलंगाना, पंजाब, कर्नाटक, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, नागालैंड, त्रिपुरा में SIR किया जाएगा। SIR के तीसरे चरण के दौरान 3.94 लाख से ज्यादा बूथ लेवल अधिकारी 36.73 करोड़ मतदाताओं के घर घर जाकर उनसे संपर्क करेंगे। देश में महंगाई का ट्रिपल झटका देखने को मिला है, जहां सोने की कीमतों में अचानक तेज उछाल दर्ज किया गया है, जबकि गोल्ड की बढ़ती कीमतों के बीच सरकार की ओर से आयात शुल्क में बदलाव के बाद बाजार में तेजी देखने को मिली। वहीं प्रमुख डेयरी कंपनियों ने पैकेज्ड दूध के दाम में 2 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर दी है, जिससे आम उपभोक्ता पर सीधा असर पड़ा है। इसी बीच मदर डेयरी और अमूल ने दूध के नए रेट भी लागू कर दिए हैं, जिसमें फुल क्रीम, टोन्ड और गाय के दूध की कीमतें बढ़ गई हैं। इसके अलावा मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में CNG की कीमतों में भी 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई है, जिससे परिवहन लागत पर असर पड़ा है। कुल मिलाकर सोना, दूध और ईंधन तीनों सेक्टर में बढ़ोतरी से आम जनता पर महंगाई का दबाव और बढ़ गया है।
बकरीद से पहले पश्चिम बंगाल की बीजेपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक आदेश जारी करके पशु बलि पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब पशु वध सार्वजनिक स्लॉटर हाउस में नहीं किए जाएंगे, बल्कि पशुओं का वध अब केवल नगरपालिका की वधशाला या स्थानीय प्रशासन के द्वारा निर्देशित वधशाला में ही किया जा सकेगा। फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना किसी पशु, मवेशी या भैंस के वध पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने की चेतावनी भी दी गई है। शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम 1950 और 2018 के कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए पशु वध पर बैन का आदेश जारी किया है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 26 मई को ईद उल अजहा यानी बकरीद मनाई जाएगी। इस मौके पर बकरी की खुलेआम कुर्बानी दी जाती है, लेकिन बंगाल में अब ऐसा नहीं होगा। बकरीद से पहले ही पशु वध पर बैन लग रहा है। अगर किसी ने आदेश का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों में आए भीषण आंधी तूफान और खराब मौसम ने भारी तबाही मचा दी है। अकेले प्रयागराज में 21 लोगों की मौत हुई है, जबकि पूरे प्रदेश में कुल 97 लोगों की जान चली गई है। तेज हवा और बारिश से कई जिलों में घर, फसलें और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। प्रयागराज, भदोही, मिर्जापुर, फतेहपुर, उन्नाव, बदायूं समेत कई जिलों में मौतों और नुकसान की घटनाएं सामने आई है। कई जगह कच्चे मकान ढह गए, टीन शेड उड़ गए और खेतों में खड़ी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई। कौशाम्बी में पेड़ गिरने से एक वृद्धा की भी मौत हो गई, जबकि कोखराज क्षेत्र के तरसोरा गांव में आंधी के दौरान लगी आग से करीब 12 मकान जलकर राख हो गए। कई जिलों में राहत और बचाव कार्य जारी है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए सभी जिलों को तुरंत राहत पहुंचाने और नुकसान का आकलन कर मदद देने के निर्देश भी दिए हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी तेज हवाओं और बारिश की चेतावनी जारी की है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली ने एक बार फिर अपने बल्ले से धमाका कर दिया है। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में कोहली ने शानदार शतक लगाकर टीम को जीत दिलाई। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 192 रन बनाए थे। लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी की शुरुआत मिली जुली रही, लेकिन विराट कोहली ने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने देवदत्त पाडिक्कल के साथ दूसरे विकेट के लिए 92 रनों की अहम साझेदारी की और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। कोहली ने बेहतरीन टाइमिंग और क्लासिक शॉट्स के दम पर शतक पूरा किया और अंत तक क्रीज पर डटे रहे। इस शतक के साथ विराट कोहली ने टी20 क्रिकेट में इतिहास रच दिया है। वह भारत के लिए टी20 में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने आईपीएल में 9 और इंटरनेशनल टी20 में 1 शतक लगाया है, जिससे उनका कुल रिकॉर्ड और भी खास बन गया है। कोहली अब ओवरऑल टी20 क्रिकेट में 10 शतक पूरे कर चुके हैं। दिल्ली सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद बड़ी घोषणा की है। बता दें कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने 14 मई को ऐलान किया है कि दिल्ली में 2 दिन हर हफ्ते सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो अपील की है उसको देखते हुए इकोनॉमी स्थिरता बनाए रखने के लिए हमने एक प्लान तैयार किया है। सीएम ने कहा कि वर्क फ्रॉम होम का नियम हम कोशिश करेंगे कि निजी दफ्तरों में भी लागू हो। उन्होंने कहा कि सरकारी अफसर और मंत्री के काफिले में भी कमी की गई है। अधिकारियों को जो पेट्रोल दिया जाता था उसमें 20% की कटौती की गई है। जिन्हें 200 और 250 लीटर पेट्रोल डीजल प्रति माह दिया जाता था, उसमें ये कटौती होगी। एक दिन हम नो व्हीकल डे भी मनाएंगे। केंद्र सरकार ने चीनी निर्यात को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि कच्ची, सफेद और रिफाइंड चीनी के एक्सपोर्ट पर तत्काल प्रभाव से 30 सितंबर 2026 तक रोक लगा दी गई है। ये निर्णय घरेलू बाजार में सप्लाई को स्थिर रखने और संभावित कमी से बचाव के लिए लिया गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि ये प्रतिबंध अगले आदेश तक लागू रहेगा। हालांकि कुछ विशेष श्रेणियों जैसे EU और अमेरिका को तय कोटे के तहत निर्यात, सरकार से सरकार आपूर्ति और पहले से लोड हो चुकी खेपों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। सरकार का कहना है कि कमजोर मानसून, भू राजनीतिक तनाव और खाद और उर्वरक आपूर्ति में संभावित बाधाओं को देखते हुए ये कदम जरूरी था। 2025 और 26 सीजन में उत्पादन और खपत के अनुमान को देखते हुए घरेलू स्टॉक को सुरक्षित रखना प्राथमिकता है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है और इस फैसले के बाद वैश्विक बाजार में भी चीनी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है।
79वां कांस फिल्म फेस्टिवल से बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट का नया और आखिरी रेड कारपेट लुक सामने आ गया है। एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वह हाफ शोल्डर ब्रॉकेट गाउन में नजर आ रही हैं। गोल्ड और मरून रंग के इस रॉयल कॉम्बिनेशन ने उनके पूरे लुक को बेहद शाही अंदाज दिया है। गाउन पर की गई हैवी फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी उनके लुक को और भी ग्रेसफुल बना रखी है। अपने इस रेड कारपेट अवतार को पूरा करने के लिए आलिया ने मिनिमम मेकअप किया है, जिसमें ग्लोइंग बेस, हल्का कॉन्टूर और बोल्ड लिप्स शामिल है, जो उनके लुक को एलिगेंट टच दे रही हैं। हेयर स्टाइल की बात करें तो उन्होंने सिल्क बन कैरी किया है, जो उनके फेस फीचर्स को खूबसूरती से हाईलाइट कर रहा है। वहीं ज्वेलरी में हैवी चोकर नेकलेस और मैचिंग इयररिंग्स ने उनके पूरे लुक को रिच और रॉयल फिनिशिंग दिया है। आलिया का ये क्लासिक और कॉन्फिडेंट अंदाज फैंस को बेहद पसंद आ रहा है और उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही हैं। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए समाचार प्लस OTT।